हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल और मुझे उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा डीएम आ रहे थे कि सीटेट जुलाई के लिए कोई बैच शुरू कीजिए जिसमें आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जाए। तो आपकी डिमांड की वजह से आज सीटेट जुलाई 2025 का उर्दू का एक बैच शुरू हो रहा है। जिसमें एकदम शुरू से ज़ीरो से लेकर आखिर तक आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और आपको बता दें कि एक क्वेश्चन और आ रहा था कि ये पेड बैच होगा कि फ्री बैच होगा। तो ये जो बैच शुरू हो रहा है ये बिल्कुल फ्री होगा। इसमें फ्री नोट्स भी दिए जाएंगे, व्हाट्सएप पर दिए जाएंगे, टेलीग्राम पर दिए जाएंगे, कहीं पर भी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया गया होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं से भी नोट्स हासिल कर सकते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट आपको यूट्यूब पर दिया जाएगा और फ्री वीडियोस यानी फ्री क्लास आपको यूट्यूब पर ही दिए जाएंगे। तो कंप्लीटली जुलाई 2025 के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं, हमारी टीम पूरी तैयार हो चुकी है, आपके लिए नोट्स बन चुकी है। ऑलमोस्ट 5-6 क्लास की नोट्स तैयार हो चुकी है। तो आज इसकी पहली क्लास होने वाली है। उम्मीद है आप लोग भी तैयार हो गए होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कर लीजिए। क्लास का टाइम देख लीजिए कि 6 बजे पीएम का यानी शाम का 6 बजे है। आप ज़रूर आ जाइए क्लास में। अगर आप इस बैच को कंप्लीट देख लेते हैं, आपसे ये नहीं बोला जा रहा है याद कर लीजिए। ये बोला जा रहा है कि सिर्फ क्लास 6 बजे आ जाइए। 6 बजे 30 मिनट, 40 मिनट या 1 घंटे की जो भी क्लास होगी, आप सिर्फ क्लास में आ जाइए बस। आपके नंबर दिलवाने की ज़िम्मेदारी हमारी। 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन आपका क्वेश्चन सही होगा इंशाल्लाह और 25 प्लस नंबर आपका होगा। 25 प्लस नंबर हमारे इस बैच से होगा। सिर्फ़ आप क्लास में आ जाइए, याद भी मत कीजिए, सिर्फ़ बैठे रहिए क्लास में। आपको पढ़ाने की ज़िम्मेदारी हमारी रहेगी। जितना डीपली ये पढ़ाया जाएगा, इस बात की हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार जिन लोगों का क्लियर नहीं हो पाया है, वो अगली बार इस बैच से एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा हमारा उर्दू का ये वाला बैच। क्योंकि ये वाला बैच बहुत आसान ज़बान में सिखाया जा रहा है और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है सीटेट के बारे में या जो पहली बार सीटेट दे रहे हैं, वो बिल्कुल शुरू से हम शुरू कर रहे हैं इस बैच को। आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले किस चीज़ पर क्वेश्चन आता है? सबसे पहले क्वेश्चन आता है ज़बान पर। तो ज़बान क्या है? पहले इसी को हम लोग देखते हैं, बाद में हर चीज़ देखेंगे, है ना? तो क्लास को शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि सीटेट जो है हमारा वो क्वालिफाइड क्यों नहीं हो पा रहा है। हम सीटेट पर 90 नंबर लेकर आ क्यों नहीं पा रहे हैं, 90 नंबर हमारा 90 प्लस नंबर आ क्यों नहीं रहा है। तो 3 चीज़ हम बताते हैं। कोई भी हमसे कुछ भी पूछता है, 3 चीज़ हम बता देते हैं उससे कि 3 चीज़ कीजिए, आपका अपने आप सीटेट क्लियर हो जाएगा। या कोई भी टीईटी हो, कोई भी टेट हो, चाहे महा टेट हो, चाहे किसी भी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, 3 चीज़ आपको फॉलो करना है। क्या-क्या फॉलो करना है? पहले नंबर पर आपको ये देखना है कि मुझे पढ़ना क्या है? जिस चीज़ का मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, जिस चीज़ का मैं इम्तिहान दे रहा हूँ, उसको उसमें मुझे पढ़ना क्या है? दूसरे नंबर पर आपको देखना है कि कितना पढ़ना है। पढ़ना तो बहुत कुछ है, अगर पढ़ने बैठ जाएँ तो दुनिया की पूरी किताब पढ़ डालें। क्या हमारा एग्ज़ाम उस चीज़ से क्लियर हो रहा है जो हम पढ़ रहे हैं? तो क्या पढ़ना है? कितना पढ़ना है? 2 चीज़ हो गया। तीसरी चीज़ कैसे पढ़ना है? जैसे सीटेट वाला हो जाएगा, सीटेट ज़बान क्या है? सीटेट ऐसे नहीं पूछेगा ज़बान क्या है? वो 4-5 ऑप्शन देकर दिए रहेगा कि ज़बान तरसील का तरीका है, ज़बान एहसासात का तरीका है, ज़बान से हम एक-दूसरे से बात कर सकते हैं, इसमें ज़बान क्या है आपके हिसाब से? ऐसे फैक्चुअल नहीं पूछेगा। तो किस तरीके से हमको पढ़ना है, फैक्ट निकाल कर पढ़ना है कि जैसे यूपी की राजधानी, यूपी का जो कैपिटल है, उत्तर प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? लखनऊ है ना? लखनऊ है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है, वो लखनऊ है ना? लखनऊ है। लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा सीटेट में। सीटेट में इस तरीके से पूछेगा, लखनऊ लखनऊ जो है वो किस स्टेट का किस स्टेट का कैपिटल है? उसमें यूपी दिया रहेगा, हरियाणा दिया रहेगा, महाराष्ट्र दिया रहेगा और तमिलनाडु दिया रहेगा। अगर आप जान रहे हैं कि लखनऊ किस स्टेट का कैपिटल है, तो आप जब बता देंगे तुरंत यूपी का कैपिटल है ना? इस तरीके से। ये नहीं पूछेगा कि यूपी की राजधानी कहाँ है या महाराष्ट्र का कैपिटल कौन? नहीं। वो इस तरीके से पूछेगा ही नहीं। वो इस तरीके से पूछेगा, फैक्चुअल नहीं, पूरा घुमा कर पूछेगा। तो किस तरीके से पढ़ना है, ये आपको देखना है। पहले नंबर पर क्या देखना है? पहले नंबर पर हमारा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। 3 चीज़ आप अपने मन में बिठा लीजिए, आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और क्लियर होने के बाद आकर थैंक्स बोल दीजिएगा। चलिए,
शुरू करते हैं उससे पहले ये सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप यहाँ पर भी हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। आपको बता दिया गया है फ्री नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से हमें जॉइन कर सकते हैं। कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए से। अब आ जाते हैं ज़बान पर। आज पहली क्लास थी जिसकी वजह से थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ा और फिर अपनी क्लास पर हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम ये देखते हैं कि हमारी जो ज़बान है वो क्या है? अगर आम अल्फ़ाज़ में कहा जाए, एकदम आसान अल्फ़ाज़ में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आम अल्फ़ाज़ में कहा जाए, भाई वाली अल्फ़ाज़ में कहा जाए यानी भाई-बहन वाली अल्फ़ाज़ में कहा जाए, नॉर्मली हम लोग जो आपस में बोलते हैं, उस अल्फ़ाज़ में अगर हम बात करें, तो अल्फ़ाज़ क्या ज़बान क्या है? ज़बान इंसान के ख़यालात, जज़्बात, एहसासात और ज़रूरियात। क्या-क्या हमने देखा? ज़बान क्या है? ज़बान इंसान के ख़यालात यानी जो हम लोग सोचते हैं, जज़्बात जो हमारे अंदर जज़्बात निकलते हैं, एहसासात जो हम फ़ील करते हैं और जो हमको नीड होती है यानी ज़रूरियात। ख़यालात, जज़्बात, एहसासात, ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। अब इन सबको ख़यालात है, हमारे दिमाग में कोई चीज़ें चल रही हैं। हमारे दिमाग में ये आया कि भाई मुझे सीटेट क्लियर करना है ना? सीटेट क्लियर करना है। अब आप लोग क्या किए, आप लोग हमको मैसेज करना शुरू कर दिए कि सर अब की बार सीटेट नहीं हो पाया है, इस वजह से आप उर्दू का जो है बैच जल्दी लेकर आइए। उर्दू का बैच थोड़ा जल्दी लेकर आइए, शुरू कर दीजिए और डीपली पढ़ाइए ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए। ये ना हो कि हमको समझ में नहीं आया और फिर से क्लियर ना हो पाए, है ना? आपने क्या किया, आपके अंदर थॉट आया, यानी आपके अंदर क्या आया, ख़्याल आए। उसके बाद आपने क्या किया, हमसे आकर आपने किसी एक टीचर से बताया, राइट? तो हमने क्या किया, फिर हमने उसको क्या किया, एहसासात यानी हम उसको फ़ील किए कि हाँ, आप लोग सही बोल रहे हैं। ये आपकी ज़रूरियात में शामिल है कि आपको ज़रूरत है बैच की, तो आपके लिए एक बैच लाया गया, है ना? तो ख़यालात जो आपके अंदर ख़याल है, जो आपका जज़्बात है, जो आपका इमोशन है, जो आपके एहसासात हैं और जो आपकी ज़रूरियात है, ये सब को अगर किसी दूसरे इंसान से आप बताएँगे और बताने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कागज़ पेन का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो बोलकर इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो लिख कर इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप इशारा करके इस्तेमाल करेंगे, वो सब के सब क्या कहलाती है? ज़बान कहलाती है। हमको समझ में ये आया, हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें, चाहे वो ख़यालात हो गए, जज़्बात हो गए, एहसासात हो गए, ज़रूरियात हो गईं, हर चीज़ को अगर हम किसी इंसान से कहेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? वो हमारी ज़बान हो जाएगी। अब किस तरीके से कह रहे हैं? हम बोल कर कह रहे हैं, हम लिख कर रहे हैं या फिर हम इशारा करके कह रहे हैं। ये 3 तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपनी ज़बान को, अपने एहसासातों को, जज़्बातों, ख़यालात को हम पेश करते हैं। उम्मीद है आपको आम भाषा में, आम लैंग्वेज में, आम ज़बान में आपको ज़बान क्या है समझ में आ गई होगी, है ना? यानी और ज़बान एक क्या है? ये तो हमने समझ में आ गया, ज़बान हमारे ख़यालात, जज़्बात, एहसासात और ज़रूरियात का वसीला है कि हम इस तरीके से अपने अपने आप को पेश करते हैं। ये बात यहाँ तक ख़त्म हो गई, यहाँ तक ज़बान आपको समझ में आ गई। अब दूसरे नंबर पर शुरू करते हैं कि ज़बान और क्या है? ज़बान समाजी तामीलात का नज़रिया है, यानी हम ज़बान किस तरीके से सीखते हैं? छोटा बच्चा पैदा होता है, चलो यहाँ पर छोटा बच्चा है, वो क्या कर रहा है? वो कें-काँ कर रहा है, कें-काँ कें मम्मी से वो अपना रो रहा है ना? उसको कैसे पता चल जाएगा कि मुझे खाना चाहिए? उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना दो? वो रोएगा, है ना? थोड़ा-सा बड़ा होगा, वो अपने आस-पास मम्मी को बोलेगा देखते हुए कि खाने के लिए, पानी के लिए वो पानी बोलती हैं। खाना जब खाने खिलाने के लिए खाने बोलती हैं, बेटा खाना खाओगे, बेटा खाना खाओगे, बेटा मम्मा, है ना? तो ये सब क्या है? वो सुनेगा, बोलते हैं, "अरे! अच्छा ये जो औरत है, इसको मैं ये मेरी क्या है? मेरी मम्मा है।" और ये जो एक लड़के की तरह हैं, वो क्या हैं? मेरे पापा हैं, है ना? तो फिर अब उसको कैसे समझ में आया? क्योंकि उसकी मम्मा ने कहा कि बेटा पापा बोलो, बेटा मम्मा बोलो, है ना? वो ऐसा बचपन में बोलते हैं, तो वो सीख जाता है कि ये जो इंसान है ना, ये मेरी मम्मा है, ये जो इंसान है, मेरे पापा हैं। तो यानी समाजी तामीलात की वजह से बच्चा नकल करके फितरी तौर पर ज़बान सीखता है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम उससे बोलेंगे कि बेटा बोल दो मम्मा, बेटा बोल दो मम्मा, तो वो बोलेगा कुछ देर बाद वो मम करेगा। फिर एक बार ऐसा आएगा, वो बोलेगा मम्मा, पापा को पप पप करके एक दिन पापा बोलने लगेगा, दादा को दद दद करके दादा बोलने लगेगा, दादू बोलने लगेगा, दादी बोलने लगेगा, है ना?
ये सब क्या है? ये सब हम लोग उससे बता रहे हैं। तो ज़बान समाजी तामीलात का नज़रिया है। समाज से तामीलात वो समाज में रहेगा, अंतःक्रिया करेगा और फिर वो सीखेगा। यानी समाजी तामीलात की वज़ह से ही बच्चा नकल करके सीखता है। मम्मा-पापा उसको सिखाते हैं, उसका समाज सिखाता है, उसके दोस्त यार सिखाते हैं, है ना? तो वो सीख जाता है। हालाँकि ज़्यादातर लोग ज़बान को तरसील का वसीला मानते हैं और ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं? ज़बान माने ये मानते हैं कि हम एक-दूसरे से जब बात कर रहे हैं, ये इंसान इससे बात कर रहा है, ये इंसान इससे बात कर रहा है, बस यही क्या हो जाएगी, यही हमारी ज़बान हो जाएगी। बहुत लोग सिर्फ़ इतना मानते हैं, नहीं, इतना नहीं है ना? इतना ही सिर्फ़ नहीं है, बल्कि हालाँकि ज़्यादातर लोग ज़बान को तरसील का वसीला मानते हैं, मगर जो माहिर लिसानियात हैं, यानी जिसने ज़बान पर पढ़ाई की है, जो ज़बान की खोजबीन कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने इसे लुगत कहा है और कवायद कहा है। क्या कहा है? लुगत कहा है और कवायद। लुगत मतलब क्या कहा है? इनको उन्होंने लुगत कहा है और क्या कहा है? और कवायद कहा है ना? लुगत, कवायद। लुगत कहा है और कवायद कहा है। यानी इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों का मिक्सचर है ना? तो ज़बान क्या है? इम्तिज़ाज़ मानते हैं, यानी लुग़त और कवायद का क्या मानते हैं? लुग़त और कवायद का इम्तिज़ाज़ मानते हैं। अपने वसी तर मानी में ज़बान एक मज़हर कुदरत है, एक मज़हर कुदरत है, यानी एक ज़बान बहुत वास्ट चीज़ है। ज़बान इतनी बड़ी है, ज़बान इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। अब इसमें से हो सकता है कुछ ऐसे हो, कुछ ऐसे हो, कुछ ऐसे, इसको बोली का नाम दे दो, इसको कुछ और कवायद का नाम दे दो, इसको लिटरेचर का नाम दे दो, इसको आप कुछ और चीज़ का नाम दे दो, है ना? कि ये है। लेकिन पूरी अगर देखा जाए तो ज़बान क्या है? ज़बान वास्ट है। ज़बान क्या है? ज़बान वास्ट है। इसी को नोम चॉम्स्की ने कहा है एलईडी, है ना? यानी सब ज़बान एक जैसी होती है। ज़बान ये देखो, ये वास्ट है। अब इसमें आप कुछ भी कर दो। इसमें आप किसी को नाम दे रहे हो, कुछ नाम दे रहे हो या इसी को लिटरेचर बना दे रहे हो, इसी को ग्रामर बना दे रहे हो, इसी को क्लास 6 की उर्दू बना दे रहे हो, इसी को आप कहीं और की उर्दू बना दे रहे हो, है ना? या कहीं हिंदी बना दे रहे हो, व्याकरण बना दे रहे हो, संस्कृत बना दे रहे हो, सब चीज़। लेकिन ज़बान एक वास्ट है, बहुत बड़ी ज़बान है, ठीक है? जो हमारी फ़िक्र यानी हमारी फ़िक्र, है ना? जो हम लोग फ़िक्र करते हैं, जो हमारी थिंकिंग होती है, इक़्तिदार और मसावात के हवाले से हमारे समाजी ताल्लुकात कायम करती है ना? हमारे क्या करता है ये? हमारे समाजी ताल्लुकात कायम करती है। ज़बान का सीधा ताल्लुक इंसान की शनाख्त से होता है। सीधा ताल्लुक किससे होता है? शनाख्त। शनाख्त मीन्स होता है पहचान। ज़बान का सीधा ताल्लुक किससे होता है? ज़बान का सीधा ताल्लुक इंसान की पहचान से होता है ना? हम अक्सर मुल्क व बैरूनी मुल्क में, यानी हमारा जो मुल्क है, हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में नॉर्मली हिंदी जो है राज्य भाषा मानी गई है अरब, तो हिंदी को हम लोग बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग ऐसा हिंदी बोलेंगे या फिर उर्दू बोलेंगे या फिर इंग्लिश बोलेंगे, है ना? तो ये मुख्तलिफ लोगों को उनकी ज़बान से पहचान करवा देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा स्टेट है, हमारा स्टेट महाराष्ट्र हो गया, है ना? महाराष्ट्र हमारा स्टेट है, राइट? अब महाराष्ट्र अगर हमारा स्टेट है, महाराष्ट्र में हम रहेंगे तो कहीं न कहीं अगर हम उर्दू बोल रहे हैं, तो हमारी जो लैंग्वेज है ना, वो कहीं न कहीं मराठी से मिक्स रहेगी। यानी मराठी से कुछ न कुछ वो मिलता रहेगा, कुछ न कुछ उसका अगर कुछ नहीं मिलेगा, कोई हर्फ भी नहीं मिल रहा है, तो टोन मराठी की मिलती रहेगी। टोन उसी की तरह हमको मिलेगी, राइट? तो क्या हो जाएगा कि हम किसी भी इंसान को हम अक्सर मुल्क और बैरूनी मुल्क में मुख्तलिफ लोगों को उनकी ज़बान से पहचान लेते हैं कि ये फ़लाँ शख़्स किस ख़ित्ते का बाशिंदा है। यानी हम अपने या तो हमारे मुल्क के इंसान हो या फिर बैरूनी मुल्क के इंसान हो, हम उनकी ज़बान के हिसाब से पहचान लेते हैं। तो हमारे ज़बान का क्या हो गया? ज़बान एक तरीके से हमारी शनाख्त है कि नहीं है? हमारी पहचान हो रही है कि नहीं ज़बान से हमारी, है ना? जैसे हमारी ज़बान से पहचान हो रही है। अगर ज़बान भी एक हो, तो भी उस शख्स के बोलने के लहजे और अदायगी से पता कर लेते हैं कि मखसूस खित्ते में भी वो किस ख़ास जगह से ताल्लुक़ रखता है ना? जैसे उर्दू हो गई, उर्दू उर्दू हमारी लैंग्वेज है, उर्दू हम लोग पढ़ रहे हैं फ़िलहाल। उर्दू क्या है? उर्दू हमारी लैंग्वेज है, हम लोग फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। उर्दू सबसे अच्छी कहाँ बोली जाती है? सबसे अच्छी लखनऊ में बोली मज़ाक कर रहे हैं, बहुत जगह बोली जाती है, उर्दू से बहुत अच्छी बोली जाती है ना? तो लखनऊ मान ले रहे हैं कि उर्दू लखनऊ में बोली जा रही है, ठीक है? अब हमारे वहाँ कोई महाराष्ट्र का क्या आ जा रहा है, कोई महाराष्ट्र का हम हमारे पास आ जा रहा है और वो भी उर्दू बहुत अच्छी बोल रहा है ना? लेकिन लखनवी उर्दू में और महाराष्ट्री उर्दू में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। ज़मीन आसमान मतलब वो बोलेगा एक ही चीज़, है ना? लेकिन उसकी टोन अलग होगी, उसके बोलने का अंदाज़ अलग होगा। वो एक ही लाइन आप लखनवी से बुलवा कर
देख लीजिए और महाराष्ट्री से बुलवाकर देख लीजिए। दोनों एक लाइन बोलेंगे, लेकिन दोनों की एक लाइन बोलने का अंदाज़ दोनों से डिफरेंस होगा, यानी दोनों का अलग-अलग होगा। यानी समझा क्या गया? पता ये चला कि अगर हम लोग एक ज़बान बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग अलग-अलग खित्ते से, अलग-अलग स्टेट से, अलग-अलग एरिये से अगर हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस जगह के पता चल जाता है कि वो किस खत्ते से या किस एरिये से ताल्लुक़ रख रहा है और किस चीज़ से पता चलता है, तो टोन की वज़ह से पता चलता है। तो अभी तक हमने क्या देखा? ज़बान क्या है? ज़बान हमारे एहसासात और ख़यालात और जज़्बातों को ज़ाहिर करने का तरीका है हमारा, है ना? और जो हमारी जो पहचान होती है, वो हमारी ज़बान से ही पहचान होती है। दूसरी चीज़ ये देखें और तीसरी चीज़ हमने ये देखा कि जो माहिर लिसानियात हैं, वो लुगत और कवायद का इम्तिजाज मानते हैं। ठीक है? 3 चीज़ हमने यहाँ पर क्लियर की। अब आगे बढ़ते हैं। गर्ज़ ये कि ज़बान और समाज के माबैन ऐसा मज़बूत रिश्ता है, जिसके बगैर ना तो ज़बान की तरक्की मुमकिन है और ना समाज की तरक्की मुमकिन है। यानी जो हमारी ज़बान है, हमारी जो ज़बान है, ज़बान की और समाज ये दोनों आपस पे जुड़े हुए हैं, दोनों आपस में मिले हुए हैं। अगर ज़बान की तरक्की करनी है, समाज और ज़बान यानी एक-दूसरे से कोई अलग नहीं हो सकता। ज़बान की तरक्की मुमकिन नहीं है समाज के बगैर और समाज की तरक्की मुमकिन नहीं है ज़बान के बगैर। यानी ज़बान और समाज आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे हमारा दिल और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं। यानी अगर उसको ऑक्सीजन मिलेगा तभी वो चलेगा हमारा दिल, अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो वो एक एक टाइम आएगा कि वो काम करना बंद कर देगा। तो वैसे ही ज़बान है और हमारा समाज है, यानी दूसरे एक-दूसरे के बिन अधूरे हैं। इस तरह से ज़बान सिर्फ़ इंसान के ख़यालात के इज़हार का वसीला ही नहीं है, जो कि बहुत लोग मानते हैं कि हमारी ज़बान क्या है? ज़बान मतलब होता है हम एक-दूसरे से बात कर लें, बस सिंपल सी यही ज़बान है। लेकिन ज़बान सिर्फ़ इंसान के ख़यालात के इज़हार का वसीला ही नहीं है, बल्कि ये एक नस्ल से दूसरे नस्ल, एक नस्ल से दूसरे नस्ल यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तहज़ीब व तमद्दुन को मुंतक़ली के लिए भी एक लाज़मी शर्त है। यानी हम लोग मुंतकिल कर रहे हैं, मुंतकिल यानी ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्या चीज़? अपने तहज़ीब को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम अपने तहज़ीब व तमद्दुन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमारी हिस्ट्री जो है हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ? आप लोग बोलेंगे 1947 में, है ना? संविधान कब लागू किया गया? तो आप लोग बोलेंगे 1950 में। हमने डेट पूछा तो आपने बताया कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, वहीं पर 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान में संविधान को लागू किया गया। आप पूछेंगे संविधान कब बना था? तो आप लोग बोलेंगे कि 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया एज़ अ रूल, है ना? कैसे पता चला आप भाई ये? ये भाई आपको कैसे पता चला? है ना? कल तो 26 जनवरी है, एडवांस सबको हैप्पी रिपब्लिक डे, है ना? तो आपको ये पता कैसे चला कि हमारा जो 26 नवंबर 2000 उनचा उन उ हाँ, नवंबर 1949 को हमारा जो वो था संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। आपको पता कैसे चला भाई? बताइए। चलिए बताइए, कैसे पता चला? पता चलने के लिए ये होता है कि आपने किताब पढ़ी होगी, आपने सुना होगा किसी से, आपने सुना, क्या जो लोग उस टाइम थे 26 जनवरी 1950 को जो लोग ज़िंदा थे, वो आज ज़िंदा हैं? हो सकता है ज़िंदा हों, लेकिन आपने उनसे बात की? नहीं बात की। आपको पता पता कैसे चला? आपने अपनी हिस्ट्री पढ़ी। आपने क्या करा अपनी हिस्ट्री पढ़ी, है ना? तो ये क्या हो गया? ये हमारी ज़बान ही तो है। अगर हम हिस्ट्री जैसे एक आप लोग पढ़ेंगे जो आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोग एक पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइज़ेशन में जो लिखा गया है वो अभी तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसकी किसी को लैंग्वेज ही नहीं आती, उसकी लिपि ही समझ में नहीं आती। लेकिन जो हमारी हिस्ट्री लिखी गई उर्दू ज़बान, हिंदी ज़बान, इंग्लिश ज़बान में लिखी गई, तो हमको समझ में आ गई। इस वजह से हम लोग जान रहे हैं कि डेट कब आज़ाद हुआ है, कैसे क्या है ना? तो एक नस्ल से दूसरे नस्ल तक उसकी तहज़ीब, उसका इतिहास, उसका ज्योग्राफ़ी हर चीज़ शेयर किया जाता है। तो ये ज़बान सिर्फ़ एक चीज़ नहीं है, सिर्फ़ बात करने का तरीका नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, सब ज़बान पर टिकी ज़बान पर टिकी हुई हैं। उम्मीद है आपको ज़बान समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या-क्या पढ़ा ज़बान के बारे में? ज़बान एहसासात और ख़यालात, जज़्बात और ज़रूरियात को ज़ाहिर करती है हमारे।
ज़बान समाजी तामीलात का नतीजा होती है। ये फ़ितरी तौर पर सीखी जाती है और फिर जो माहिर लिसानियात होते हैं, उन्होंने माना है कि कवायद और लुग़त का इम्तिज़ाज़ माना है। वसी तर माने में हमने देख लिया कि इसको क्या कहते हैं, मज़हरी कुदरत है, यानी बहुत बड़ा पैमाना है इसका, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, हमारा फ़िक्र आता है, इक़्तिदार आता है, मसावत होती है। हम ज़बान से अपनी चीज़ों को, अपनी तहज़ीब को, अपनी हिस्ट्री को एक दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र करते रहते हैं, बताते रहते हैं, है ना? तो ये सब के सब क्या हो जाएगी, हमारी ज़बान हो जाएगी। उम्मीद है आज आपको ज़बान समझ में आ गई होगी। अब ज़िंदगी में हमें नहीं लगता आपको ज़बान पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। क्लियर है? क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लियर है कि नहीं है, आपको समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से दोहरा दिया जाएगा। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। आप लोगों के लिए फ्री पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा-सा सपोर्ट तो आप लोगों का भी बनता है, राइट? आ जाते हैं हम लोग ज़बान की ख़ुसूसियात पर। अभी तक हमने देखा कि ज़बान क्या है, हर चीज़ ज़बान के बारे में पढ़ लिए। अब ज़बान की कुछ ख़ुसूसियात हैं थोड़ी बहुत, उसको पढ़ लेते हैं। ज़बान एक समाजी तसव्वुर है, ज़बान एक समाजी तसव्वुर है, ज़बान अलामतों का निज़ाम है, ज़बान मुनज़्ज़म होती है, ज़बान एक फ़िक्री और रवायती नज़रिया होती है, ज़बान तरसील का एक निज़ाम है और फिर ज़बान हाँ, तो ये क्या है, ज़बान की ख़ुसूसियात में ये शामिल है। ये आपको हो सकता है समझ में ना आ रही हो कि ज़बान एक समाजी तसव्वुर है, ज़बान अलामतों का निज़ाम है, अलामत मतलब अलिफ, बे, पे ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको जब मिलाकर पढ़ेंगे तो ये ज़बान हो जाएगी, है ना? ज़बान मुनज़्ज़म होती है, अगर लिख दे रहे हैं तो वो मुनज़्ज़म होती है, यानी जो ये सब प्रॉपर्टी वगैरह लिखी जाती है, तो ये प्रॉपर्टी वगैरह किस तरीके से लिखी जाती है? प्रॉपर्टी वगैरह आपने 1 लाख रुपया दे दिया, बोल रहा है कि ये ज़मीन मेरी है, वो बोल दिया ठीक है भाई मुझे 1 लाख रुपया दो, जाओ ये वाली ज़मीन लेकर चले जाओ। वो कल के बोल दिया भाई तुम कौन हो तब क्या कर लोगे तुम? तो इस वज़ह से एक मुनज़्ज़म तहरीर कराई जाती है यानी लिखाया जाता है कि हाँ, ताकि अगर वो पलटे तो मैं अपने आप को दिखा दूँ, है ना? तो ज़बान मुनज़्ज़म भी होती है, ज़बान एक फ़िक्री और रवायती तरीका है, रवायती तरीका यानी जो हमारी चलती आ रही है एंशिएंट टाइम से और फ़िक्री तरीका जिसमें हम लोग थॉट थिंकिंग हमारी तरसील का एक निज़ाम है, तरसील यानी कम्युनिकेशन यानी बातचीत का हमारा तरीका है, बिल्कुल ज़बान की ख़ुसूसियत में ये शामिल है। अब आ जाते हैं ज़बान के काम पर, यानी ज़बान का काम क्या होता है और किस तरीके से ये काम करती है। तो ज़बान का काम जो है वो तरसील का वसीला है, यानी बातचीत करने का तरीका है, तफक्कुर का वसीला है, यानी फ़िक्र पेचीदगी का तरीका है, यानी हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग फ़िक्र करते हैं, हम लोग सोचते हैं, हम लोग ख़यालात इसमें ख़यालात का इज़हार करते हैं। अगर ज़बान नहीं होती तो हम लोग क्या सोचते? अगर हम सोच रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग सोच रहे हैं अभी हम क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि हम इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ा दें कि आपका सीटेट जो है वो जुलाई में क्लियर हो जाए। हम ये सोचकर ये वाला बैच लेकर आए हैं, है ना? लेकिन सीटेट जुलाई में क्लियर हो जाए, ये सब बातें कहाँ से आई हमारे दिमाग में? अगर ये हमने ज़बान हमको पता ही नहीं होती तो हमारे दिमाग में आती? नहीं आती। तो तफक्कुर का वसीला है। सकाफ़ती तबादला यानी जो हमारा जो कल्चर होता है ना? जो हमारा कल्चर है, वो कैसे पता चलेगा? ज़बान के ज़रिए से ही पता चलेगा। हमारी हिस्ट्री है, कैसे पता चलेगी? वो ज़बान के ज़रिए से ही पता चलेगी। हम किसी के सामने बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? तरसील का तरीका है, हमारा कम्युनिकेशन करेंगे हम। तफक्कुर का वसीला कैसे कोई चीज़ सोचेंगे? आप दिमाग में कोई ऐसा अल्फ़ाज़ सोच लीजिए जो आपने कभी पढ़ा ही ना हो। सोच लीजिए, है ना? टिंग, मिंग, विंग कुछ भी सोचिए, लेकिन वो कहीं न कहीं आप लिख लेंगे उसको। अगर टिंग सोचे टिंग, मिंग, विंग अब इसका मतलब जो भी होता है, विंग मिस होता है वैसे तो, है ना? तो टिंग, मिंग, विंग ये कहीं न कहीं तो आप लोग सुने होंगे या फिर इसका जैसे मिलावटी हर अल्फ़ाज़ सुने होंगे या नहीं सुने हैं तो इसको लिख तो सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ज़बान का इस्तेमाल ही नहीं होता है, आप सोचिए, नहीं सोच पाएँगे क्यों? क्योंकि आपने ज़बान सीखी है और ज़बान आपकी थिंकिंग को डेवलप करती है। आप सोच पाते हैं ज़बान के ज़रिए से ही। आप कल्चर समझ पाते हैं अपना, अपनी हिस्ट्री समझ पाते हैं, अपने इतिहास जान पाते हैं, अपने पुरखों को जान पाते हैं, अपने पूर्वजों को जान पाते हैं, अपनी नस्ल के बारे में आगे सोच सकते हैं, जो आपकी नस्लें आने वाली हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, जो आपकी जनरेशन आने वाली है, उसके बारे में सोच सकते हैं। हर चीज़ क्या? हर चीज़ का काम ज़बान। समझ में आ गया? ज़बान कितने काम की होती है? चलिए अभी जब ज़बान इतनी बड़ी है जिसको वो बता दिया गया है, मज़ार-ए-कुदरत बता दिया गया है, तो इसकी भी किस्में भी होंगी, ज़ाहिर-सी बात है। तो ज़बान की कितने हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है? तो ज़बान को कुल मिलाकर 3 हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है। पहले नंबर पर कौन है? इशारों की ज़बान है, दूसरे नंबर पर है आवाज़ों की ज़बान और तीसरे नंबर पर अलामतों की ज़बान।
तो पहले नंबर पर ज़बान इशारों की ज़बान है, दूसरे नंबर पर आवाज़ों की ज़बान है, अलामतों की ज़बान है। ज़बान की इक़साम यानी ज़बान की किस्में, कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। कौन-कौन सी किस्में हैं? इशारों की ज़बान है, आवाज़ों की ज़बान है, अलामतों की ज़बान है ना? अब आ जाते हैं इशारों की ज़बान पर। जब हम अब ये हो गया इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान, अलामतों की ज़बान। पहले नंबर पर इशारों की ज़बान देखेंगे, दूसरे नंबर पर आवाज़ों की ज़बान और तीसरे नंबर पर अलामतों की ज़बान देखेंगे, है ना? आ जाते हैं इशारों की ज़बान पर। जब हम पाँव, सर या आँख क्या-क्या? पाँव, हाथ, सर या आँख और चेहरे के तासुरात का इस्तेमाल करके अपने ख़यालात, जज़्बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, तो वो ये इशारात की ज़बान हो जाती है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जैसे छोटे-छोटे यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं, क्या हैं? छोटे-छोटे ऐसे बच्चे हैं और एक मैम है, एक टीचर है या फिर एक मैम ले लो, है ना? एक मैम है ना? एक मैम है, ये इनको पढ़ा रही हैं। अभी क्या कर रही हैं मैम? मैम अभी हँस रही हैं, है ना? अब बच्चे ये लोग आपस में ऐसे बात कर रहे हैं, है ना? तो मैम अभी तो हँस रही हैं, हँसकर बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा रही हैं। लेकिन कुछ देर बाद मैम क्या करेंगी? कुछ देर बाद मैम गुस्सा होने लगेंगी। "हे! शांत हो जाओ!" है ना? गुस्सा होने लगेंगी। फिर अगर बच्चे नहीं मानेंगे, है ना? फिर क्या हो जाएगा? फिर मैम और गुस्सा हो जाएँगी और अपसेट हो जाएँगी। तो ये क्या है? ये इनके जो चेहरे का एक्सप्रेशन बताया जा रहा है, मैम के जो चेहरे का एक्सप्रेशन बताया जा रहा है, इससे बच्चे समझ जाएँगे कि भई मैम तो गुस्से में हैं लग रहा है, अभी तो अपने को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, बात-वात कम करनी पड़ेगी, राइट? समझ में आ रहा है? तो ये जो मैम बता रही हैं, इन्होंने मैम ने कुछ बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? वो अपने उनका चेहरा ही इतना खतरनाक है, वो चेहरे से ही हर चीज़ कर देती हैं। खतरनाक बोले तो कि वो चेहरे से ही अपने इशारात की ज़बान में ही कर देती हैं। अगर फिर भी बच्चे समझ नहीं पा रहे, फिर भी बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत शरारत कर रहे हैं, फिर भी मैम परेशान हो जा रही हैं, शरारत कर रहे हैं बच्चे, तो मैम क्या करेंगी? मैम बोलेंगी, "शट अप! चुप हो जाओ।" है ना? अगर नहीं समझ में आएगा तो मैम ऐसे उँगली रख देंगी, हाँ, "चुप हो जाए, मुँह पर एकदम शांत हो जाओ।" है ना? ऐसे बोलेंगी। तो ये क्या है? ये हमारे जब उँगली रख देंगी, बच्चे समझ जाएँगे मैम शांत होने को बोल रही हैं। मैम हँस रही हैं, बच्चे जान रहे हैं कि हाँ, मैम अच्छे मूड में हैं, चलो हम लोग भी क्या किया जाए, मस्ती किया जाए। मैम मुस्कुरा रही हैं, अच्छे मूड में हैं। मैम अपसेट दिख रही हैं, मैम का मुँह ऐसे बना रहेगा, ठीक है? एक्सप्रेशन, जो हम लोग अपने एक्सप्रेशन से जो चीज़ ज़ाहिर कर देते हैं, इशारा से ज़ाहिर कर देते हैं। अब इशारा करने में हम लोग हाथ का इस्तेमाल करें, पाँव का इस्तेमाल करें, सिर का इस्तेमाल करें, आँख का इस्तेमाल करें, चेहरे के तासुरात का, एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें, जिस भी चीज़ों से हम अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हैं, अपने अंदर की फीलिंग को ज़ाहिर कर रहे हैं, अपने ख़यालात, जज़्बात, एहसासात को ज़ाहिर कर रहे हैं, वो सब के सब क्या हो जाएँगे, इशारों की ज़बान या इशारात की ज़बान कहलाती हैं। ज़ू लिसानी क्या होता है और कसीर लिसानी। ज़ू लिसानी मतलब ये होता है ज़ू लिसानी मतलब होता है जैसे हिंदी एक हो गई और एक उर्दू हो गई। तो हिंदी बोलने वाले लड़के की तादाद कितनी है? 20 है। उर्दू बोलने वाले के लड़के की तादाद कितने हैं? 4 है। ये लोगों को साथ में जब पढ़ाएँगे तो ये ज़ू लिसानी यानी 2 लिसानी। लिसानियात मतलब होता है ज़बान, लिसानियात मतलब क्या होता है? ज़बान। तो ज़ू लिसानी यानी 2 ज़बान, 2 ज़बान वाली क्लास, 2 ज़बान वाली जगह, ये 2 ज़बान वाली क्लास। तो 2 ज़बान किसमें जैसे उर्दू हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी, ये 2 ज़बान कोई भी हो सकती है। तो ये ज़ू लिसानियात हो जाएगी। अब वहीं पर एक और हमने अभी-अभी देखा, जस्ट देखा कि एक तो हमने देख लिया कि उर्दू हो गई, एक हमने देख लिया उर्दू हो गई, एक हो गई हमने हमारी हिंदी हो गई। अगर कोई लड़का इंग्लिश का आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, अब उर्दू के 20 लड़के ले रहे हैं, हिंदी के 10 लड़के ले रहे हैं और इंग्लिश के 10 लड़के ले रहे हैं। अब ये 2 तो हो गई, 2 तो थी है नहीं, अब ये क्या हो जाएगी, ये कसीर हो जाएगी, कसीर लिसानियत यानी ऐसी क्लास या ऐसी जगह जिसमें कई ज़बान बोलने वाले लोग हों, कसीर लोग हों। यानी हिंदी की बोलने वाले हो, इंग्लिश बोलने वाले हो, उर्दू बोलने वाले हो। अब क्या हो जाएगा, ये बहुत लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं, है ना? अगर सिर्फ़ 2 ज़बान बोलने वाले लोग रहेंगे, जैसे हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, 2 लोग बोलने वाले रहेंगे, तो इसको ज़ू लिसानी बोलेंगे और कसीर लिसानी बोलेंगे। अब ये समझ में आ गया आपको? अब आ जाते हैं यहाँ पर। ज़ू लिसानी और कसीर लिसानी माहौल में, यानी ज़ू लिसानी आपको बताया गया 2 होती है, 2 ज़बान बोलने वाले और कसीर लिसानी 3 ज़बान, 4 ज़बान, 10 ज़बान, 20,000, 1,000 ज़बान बोलने वाले क्या हो जाएँगे, सब के सब कसीर लिसानी में हो जाएँगे। तो अब ऐसा माहौल, ऐसी जगह, जहाँ आपके ज़ू लिसानी हो या कसीर लिसानी हो, आप क्या कर रहे हैं, माहौल में इशारात की ज़बान अहम रोल अदा कर रही है। अब आप क्या हैं? आप एक इंसान हैं,
आपको एक ज़बान आ रही है, उर्दू आ रही है और आपको उर्दू और हिंदी ये 2 चीज़ 2 ज़बान आ रही है। आप इंग्लिश वाली कक्षा में गए, इंग्लिश वाले बच्चे से आप स बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या माँगना है, यहाँ पर एक बुक रखी हुई है, आपको बुक माँगना है, तो आप क्या करेंगे? इशारे से बता देंगे, ये वाली मुझे चाहिए। ऐसे बता देंगे, यहाँ पर बच्चा बैठा रहेगा, वो बोलेगा कि ठीक है सर जी, लीजिए, पकड़ा देगा, है ना? इशारे से समझा दिए आप। आपने इंग्लिश नहीं बोला, आपको क्या आ रही है, उर्दू और हिंदी आ रही है, तो अब यहाँ पर क्या काम आई? आपको इशारों की ज़बान काम आई कि नहीं आई? आपको तो ज़बान उर्दू और हिंदी आती है लिखना-पढ़ना, लेकिन आप इशारे की ज़बान से आप समझा लिए इस बच्चे को, ये दूसरे लैंग्वेज का बच्चा है, आपने समझा लिया। तो ज़ू लिसानी क्लासरूम में आपको ये काम आती है, कसीर लिसानी माहौल में बिल्कुल काम आती है, जहाँ पर कई ज़बान बोलने वाले लोग रहेंगे, आप उतनी ज़बान नहीं जानते हैं, आप इशारा करके बात कर सकते हैं, है ना? तो अहम रोल अदा करती है ज़ू लिसानी और कसीर लिसानी माहौल में। जहाँ 2 अलग-अलग ज़बान को जानने वाले इशारात के ज़रिए ख़यालात की तरसील करते हैं। इशारात की ज़बान का कमज़ोर पहलू ये है कि इसके ज़रिए मुजर्रिद तसव्वुरात पेश नहीं किए जा सकते। दूसरे इस ज़बान में तनव्वुर की गुंजाइश बहुत कम होती है, जबकि आवाज़ों की ज़बान में जुमले और अल्फ़ाज़ के मानी बदलते रहते हैं। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जैसे अभी-अभी आपको बताया गया कि ये किताब है, आपने इसको माँग लिया, है ना? अब क्या करेंगे? बच्चा दे देगा आपको, है ना? बच्चा दे दे रहा है। अब आप बच्चे से ये कह सकते हैं कि इस किताब में जो चीज़ें हैं, गांधी जी लिखा हुआ है, गांधी जी कहीं लिखा हुआ है, गांधी जी की मम्मी का नाम बता दो मुझको। आप बता सकते हैं? नहीं कह सकते, है ना? जब तक गांधी जी का फ़ोटो नहीं दिखाएँगे आप, तब तक बच्चे को समझ में नहीं आएगा या तो फिर आप बोलिए उससे कि गांधी जी की मम्मी का नाम बताओ, है ना? लेकिन उसको पता नहीं है, आप बता ही नहीं पा रहे हैं। यानी जो चीज़ें आपके सामने हैं, जो चीज़ें आपके सामने हैं, सिर्फ़ उसी पर आप इशारों की ज़बान का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चीज़ आपके सामने नहीं है, उस पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इशारों की ज़बान किस जगह इस्तेमाल की जाती है? जो हमारे सामने होती हैं जो चीज़ें, उस पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे सामने नहीं होती हैं, उस पर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इशारों की ज़बान। तो ये कमज़ोर पहलू इशारों की ज़बान का है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर हमने ये देखा यहाँ पर, तो दूसरे नंबर पर हमारे आवाज़ों की ज़बान है, तो आवाज़ों की ज़बान पर हम लोग आ जाते हैं। है ना? दूसरे नंबर पर आवाज़ों की ज़बान है, तो आवाज़ों की ज़बान पर हम लोग आ जाते हैं। ज़बान सीखना एक इक्तिसाबी अमल है, इक्तिसाब क्या होता है ये आपको बाद में बताया जाएगा, है ना? ज़बान सीख सकते हैं बच्चे इतना जान लो, यानी फ़ितरी तरीका ऐसा कह सकते हो। ज़बान सीखना एक फ़ितरी अमल है, बच्चे का अपने गर्दोपेश में जिन लोगों से साबिक़ा पड़ता है, वो कोई ना कोई ज़बान बोलते रहते हैं। बच्चा इन्हीं आवाज़ों की नक़्ल करके आवाज़ों को दोहराकर ज़बान सीखता है और धीरे-धीरे इस पर महारत हासिल कर लेता है। 3-4 साल की उम्र में बच्चा अपनी मादरी ज़बान पर या अपनी ज़बान की बुनियादी उसूलों की वाक़फ़ियत रखता है और सही ज़बान बोलना जान जाता है। अब ये क्या है, आपको बता दें कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है। अब छोटा बच्चा पैदा हुआ किसी के घर, है ना? तो उसकी मम्मी क्या बोलेंगी? बोलेंगी मम्मी क्या बोलेंगी उसे? मम्मी बोलेंगी, "बेटा बोलो मम्मी, मम्मी।" पापा क्या बोलेंगे? बेटा बोलो पापा, पापा, है ना? उससे बुलवाएँगे, ज़बरदस्ती बुलवाएँगे। भाई वो छोटा है, उसको कुछ पता नहीं है कौन मम्मी है, कौन पापा है, कौन चाचा है, कौन चाची है, नहीं पता है भाई उसको, है ना? लेकिन उससे बुलवाया जा रहा है, तो वो उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो इंसान एक इतना बड़ा इंसान है जो मुझे हरदम गोद में लिए रहता है ना, ये मेरा पापा है। उसको समझ में आ जाएगा ये मेरे पापा हैं और जो मेरी मम्मी है ना हमेशा मुझे मेरी देख-रेख बहुत ज़्यादा करती रहती हैं, जबकि पापा भी बहुत देख-रेख करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मम्मी पास रहती हैं, तो हमारे जो पास रहती हैं अक्सर हमेशा जो मुझे लिए रहती हैं, घर पर रहती हैं, वो मेरी मम्मी हो जाएँगी जिनके ऐसे-ऐसे बाल रहेगा, ऐसे-ऐसे बाल रहेगा, उनका कपड़ा थोड़ा-सा डिफरेंट रहेगा, वो थोड़ा लेडीज़ वाला कपड़ा पहने रहेंगी, है ना? जबकि पापा जो रहेंगे वो थोड़ा मेल रहेंगे और मेल वाला कपड़ा पहने रहेंगे, उनका थोड़ा बाल छोटा रहेगा, तो वो मेरे पापा रहेंगे और ये मेरी मम्मा रहेंगी। अब उसको धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा, 1-2 लोग और आएँगे अगर उसके सामने, तो उसको समझ में आने लगेगा कि मेल की तरह जो और लोग 1-2 लोग और होंगे, वो मेरे चाचा होंगे, मेरी फूफू होगी जो मेरी मम्मी की तरह होगी। ऐसी तरीके से इस तरीके से उसको समझ में आने लगेगा, है ना? चाचा बोलेंगे बेटा मुझे चाचा कहो, पप्पू बोलेंगे बोलो फुफ्फू, फुफ्फू, है ना? इस तरीके से बुलवाएँगे ज़बरदस्ती। तो वो क्या कर रहा है? वो एक-दूसरे से नकल कर रहा है। वो एक-दूसरे से नकल कर रहा है। अब फिर पढ़ने जाएगा स्कूल में या अपने घर से बाहर निकल रहा है ना? घर से बाहर निकल रहा है, उसके आस-पड़ोस में जितने लोग भी मिलेंगे, उससे कुछ ना कुछ बातें करेंगे, उनसे भी बातें वो सीखता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे छोटा बच्चा है, वो उसके मम्मी-पापा गाली वगैरह नहीं देते हैं, लेकिन वो जब दोस्तों में यानी बाहर निकलने लगता है, 2-3 साल का हो जाता है, बाहर निकलने लगता है, अगर 2-4 लोगों से और मिलने लगता है, तो वो गाली वगैरह भी हो सकता है सीख जाए। अगर आपकी परवरिश अच्छी नहीं हो, तो वो गाली भी देने लगेगा। वो कहाँ से सीखता है?
वो अपने दूसरे लोगों से सीखता है, जिससे समाज में जाता है, जिससे मिलता है अपने आस-पड़ोस में जो खराब बच्चे रहेंगे और उनसे मिलेगा खेलने के लिए, तो फिर वो गाली भी सीख जाएगा, है ना? समझ में आ गया आपको? तो किस तरीके से बच्चा सीखता है? नकल करके सीखता है। तो आवाज़ों की ज़बान हमारी किस तरीके से आती है? आवाज़ों की ज़बान हमारी नकल करके आती है, जबकि इशारों की ज़बान अपने आप आ जाती है और आवाज़ों की ज़बान आपको क्लियर हो गया होगा। आवाज़ों की ज़बान क्या होती है? आवाज़ की ज़बान हम लोग अपने आप ही सीख लेते हैं जब छोटे रहते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर हमारा है अलामतों की ज़बान और एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दें, जब छोटा बच्चा रहेगा, छोटा बच्चा जब सीख लेता है, जब वो 4 से 5 साल का हो जाएगा और जब वो स्कूल में जाएगा, तो वो कम से कम अपने पास 5000 अल्फ़ाज़ अपने डिक्शनरी में लिए रहेगा, यानी उसके दिमाग में कम से कम 5000 अल्फ़ाज़ रहेंगे उसके दिमाग में, अपनी ज़बान को लेकर। अपनी ज़बान वो लिख नहीं पा रहा है, लेकिन वो बोल पा रहा है अपनी ज़बान में, ठीक है? ये ध्यान रखें। 5000 अल्फ़ाज़ कम से कम लिए रहता है वो। अलामतों की ज़बान में जब किसी आवाज़ को किसी मख़सूस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है, तो वो तहरीर की शक्ल ले लेता है। अभी ये क्या करेगा? बच्चा बोलेगा पापा, मम्मा ये सब बोल रहा है। पापा, मम्मा, चाचा बोल रहा है ना? जब उसको स्कूल बोलेंगे तो वो लिखने का ढंग नहीं जा रहा है। लेकिन जब वो स्कूल जाएगा, तो वो जान जाएगा कि मामा ऐसे लिखा जाता है, मम्मा, पप्पा, चाचा। है ना? ये इस तरीके से लिखा जाता है। ये इस वज़ह से ये एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं क्योंकि हमारे घर में भी एक लड़का है भतीजा, वो जस्ट अब धीरे-धीरे मम्मा-पापा अब बोलना शुरू कर दे रहा किया है, चाचा वग़ैरह बोल रहा है हमको। तो ये क्या हो गया, ये धीरे-धीरे उससे हम लोग बुलवाए तब वो उसको समझ में आया। लेकिन अभी वो सिर्फ़ बोल रहा है, हम्माद उसका नाम है, आप लोग जान रहे होंगे बहुत लोग जो पुराने होंगे हमारे, हम्माद की बात कर रहे हैं। तो हम्माद जान रहा है हमारा कि जो है हम्माद जान रहा है कि मम्मा, पापा हम लोग बुलवाए उसको और चाचा हम बुलवाए उसको, तो वो अब धीरे-धीरे बोलने लगा, लेकिन वो लिखने का ढंग नहीं जान रहा है। जब वो स्कूल में जाएगा तो वो जान जाएगा कि चाचा कैसे लिखा जाता है ना? अलामतों की ज़बान क्या होती है? जब हम जो बोल रहे हैं, जो हम्माद अभी बोल रहा है, जब वो स्कूल में जाएगा, जब वो लिखने का ढंग सीख जाएगा, जो वो चीज़ें जब बोल रहा है, उसको जब हम लोग एक तहरीर की शक्ल दे देते हैं, वही अलामतों की ज़बान हो जाती है। ठीक है? और अलामतों की ज़बान एक मज़बूत मानी जाती है, मुस्तकिल मानी जाती है। तहरीरी शक्ल ज़बान की एक मुस्तकिल शक्ल है, यानी ये कभी मिटने वाली नहीं है। आपने किसी से प्रॉपर्टी ली, आपने 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली चलिए, आपने बोल दिया कि ठीक है आज से ये इतनी ज़मीन मेरी, तुम्हारा घर यहाँ है, ये वाली ज़मीन जो रहेगी, ये वाली ज़मीन मेरी, ये वाली पूरी ज़मीन मेरी। जाओ मैंने तुमको 1 लाख रुपया दे दिया। वो बोला ठीक है भाई, मुझे 1 लाख रुपया मिल गया, ये वाली ज़मीन तुम ले लो। अगले दिन जब तुम आए, इस पर कब्ज़ा करने लगे कि मैं खरीदा हूँ, अब तो मैं अपना घर बनवाकर बढ़िया से रहूँगा, मौज करूँगा, बहुत सस्ती ज़मीन मिल गई मुझको। भाई वो बोलेगा कौन है तू? भाई कौन है तू? कौन है भाई? ये मेरी ज़मीन पर क्यों अपनी ईंटें बिछवा रहा है भाई? आप बोलेंगे यार मैं तो कल ही तुमको 1 लाख रुपया दिया हूँ, तुम कैसी बात कर रहे हो? बोल रहा मैं नहीं पहचान रहा भाई, कौन कल? मैं तो कल था ही नहीं, मैं तो गया था घर पर, मैं तो अपने मामा के वहाँ था, है ना? फिर क्या हो जाएगा भाई? है ना? फिर आप सोचेंगे यार मैं इसको लिखवा लेता, जो मैंने ज़मीन लिखी अगर मैं लिखवा लेता, तो आज मैं किसी से दिखा सकता था कि भाई मुझसे ये 1 लाख रुपए लिए है और मुझे ज़मीन नहीं दे रहा। तो लिखवा लेता मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैं लिखवा नहीं पाया, है ना? क्या? लिखवाने का मतलब क्या है? लिखाने का मतलब होता है एक मुहकम हो जाती है, एक मुस्तकिल चीज़ एकदम पुख्ता चीज़ें हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाता है, यानी मुकम्मल हो जाती है चीज़ें कि ये मेरी हैं। अब मुझसे कोई छीन नहीं सकता इस चीज़ को, अगर मुझसे छीनेगा तो मैं उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता हूँ, है ना? ज़बान जो आवाज़ों की ज़बान पर मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, आवाज़ों की ज़बान वो बोला खत्म, लेकिन अलामतों की ज़बान मेरे पास सेफ तो रहेगी, तो अलामतों की ज़बान वो होती है जब हम आवाज़ों की ज़बान को किसी तहरीर अंदाज़ में पेश करते हैं, किसी भी अंदाज़ में, चाहे वो संस्कृत लिख दें, चाहे वो उर्दू लिख दें, चाहे वो अंग्रेज़ी लिख दें, चाहे हिंदी लिख दें, कुछ भी लिख दें, उसमें हमारा चीज़ें, हमारी बातें सेफ रहती हैं, तो उसको अलामतों की ज़बान कहते हैं और क्या होता है अलामतों की ज़बान बिना आवाज़ के अधूरी रहती है। इसमें जब तक आवाज़ नहीं रहेगी तब तक लेकिन जब तक इन अलामात को पुकारा ना जाए, ये बेजान होती हैं। यानी ये जो लिखा है, अगर इसको हम बोलेंगे नहीं तो आप कैसे समझ पाएँगे क्या लिखा है ना? अगर आप संस्कृत में लिख दें तो आप नहीं समझ पाएँगे, बेजान है आपके लिए। तमिल में लिख दें, बेजान है आपके लिए, जब तक आप समझ नहीं पाएँगे। तो इस तरीके से तहरीरी ज़बान आवाज़ों के बगैर अधूरी रहती है, लेकिन अलामतें जो रहती है, अलामतों की ज़बान यानी
तहरीरी ज़बान भी इसको बोलते हैं। तहरीरी ज़बान जो रहती है या अलामतों की ज़बान रहती है, वो एक पुख्ता सबूत रहता है, एक पुख्तगी रहती है उसमें, एक पक्की चीज़ें रहती हैं। जबकि आवाज़ों की ज़बान और इशारों की ज़बान में इतनी पुख्तगी नहीं पाई जाती है। इस वजह से प्रॉपर्टी या अहम-अहम जो काम होता है, वो अलामतों की ज़बान में यानी लिखने वाले में होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होता है, लिख कर मुहर लगा दी जाती है कि आज के बाद ये चीज़ें ऐसी हो जाएँगी। है ना? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग ज़बान पढ़ेंगे, ज़बान के साथ-साथ ज़बान और बोली पढ़ेंगे, ठीक है? ज़बान की मुख़्तसर तारुफ़ आपको करा दिया गया है, ज़बान क्या है, किस तरीके से ज़बान काम करती है और कितनी किस्में होती हैं। अब हम लोग कल क्या देखने वाले हैं, कल ज़बान को देखेंगे थोड़ा बहुत और बोली को देखेंगे, यानी ज़बान किस तरीके से होती है और बोली में क्या फ़र्क होता है। ज़बान और बोली में क्या फ़र्क होता है और दोनों का मामला क्या चलता है, ये दोनों कल देखेंगे। और सोशल मीडिया हैंडल्स है, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप तक अभी तक नहीं किए हुए हैं तो कर लीजिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और टेलीग्राम है उरुज उर्दू के नाम से या आप यहाँ पर भी नोट्स हासिल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी नोट्स हासिल कर सकते हैं। ट्विटर है उमैर फैज़ी और इंस्टाग्राम है उमैर फैज़ी 07 के नाम से आप यहाँ पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जो भी डाउट्स है आप यहाँ पर हमें बता सकते हैं इंस्टाग्राम पर, है ना? और फ्री नोट्स के लिए आपको पहले बता दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाइए, ग्रुप को जॉइन कीजिए और फिर नोट्स को हासिल कर सकते हैं। कोई भी जानकारी अगर आप चाहिए तो आप 8604 609069 आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब सॉल्यूशन दे दिया जाएगा आपका। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और उन लोगों तक ये चीज़ शेयर कर दीजिए जो सीटेट जुलाई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छी चीज़ें उनको मिल नहीं पा रही हैं। आपको बता दिया गया है, चाहे उर्दू पढ़ें, चाहे इंग्लिश पढ़ें, सीडीपी पढ़ें, कुछ भी पढ़िए आप। आपको ये चीज़ ख़्याल रखना है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है बस, है ना? तो ज़बान क्या है, आज हमने इसको देख लिया और शुरू से बिल्कुल शुरू किए हुए हैं। आप लोग सहयोग कीजिए, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमें नहीं लगता कि इतने दिन यानी 6 महीना लगातार ये क्लासेस चलेंगी और बिल्कुल फ्री चल रही है, तो आपको बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं चाहिए। कुछ तो हमारा भी भला हो, है ना? तो उम्मीद है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।